आज जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन मॉल आते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कुछ भी बेचना हो तो इन्हीं के जरिए बेचना होगा। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये डिजिटल स्टार्टअप टूल्स पर एक गाइड है और ये उन फाउंडर्स के लिए जो भीड़ में बस गुम नहीं होना चाहते, जो सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि एक यादगार ब्रांड बनाना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है ना? इस चर्चा का मकसद किसी को रातों रात अमीर बनाने का कोई फॉर्मूला देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम सिंगल वेंडर ई कॉमर्स, जिसे D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कहते हैं, उसे एक जिम्मेदार और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस के तौर पर समझेंगे। अच्छा। हम इस गाइड की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक फाउंडर के लिए इस रास्ते पर चलने का मतलब क्या है, इसमें असली मौके कहाँ हैं और इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मेरे मन में सबसे पहला और सीधा सवाल यही आता है कि अगर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पहले से ही करोड़ों ग्राहक मौजूद हैं तो कोई भी अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाने की मेहनत क्यों करेगा? ये तो ज्यादा मुश्किल और शायद ज्यादा महंगा रास्ता लगता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है और ज्यादातर लोग यहीं से सोचते भी हैं। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर अपनी दुकान खोलना एक बहुत बड़े और मशहूर शॉपिंग मॉल में एक छोटा सा स्टॉल लगाने जैसा है। सही बात है। लोग मॉल के नाम पर आते हैं, घूमते फिरते शायद आपका स्टॉल देख लें और कुछ खरीद भी लें। लेकिन D2C का मतलब है अपना खुद का फ्लैगशिप स्टोर खोलना। अपना स्टोर? हाँ, लोग मॉल नहीं, सीधे आपके ब्रांड के नाम पर आपके स्टोर में आते हैं। मतलब भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाना। एकदम। और यहाँ सबसे कीमती चीज आपके हाथ लगती है, ग्राहक के साथ आपका सीधा रिश्ता और उसका डेटा। अच्छा, डेटा। हाँ, मॉल वाले को यानी मार्केट प्लेस को ये तो पता होता है कि ग्राहक ने क्या क्या खरीदा, लेकिन आपको यानी ब्रांड को ये जानने का मौका मिलता है कि ग्राहक ने वो चीज क्यों खरीदी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनकी जरूरतें समझ सकते हैं। ये वो सीक्रेट वेपन है जो बड़े मार्केट प्लेस के पास नहीं होता। आप सिर्फ सामान नहीं बेचते, आप एक रिश्ता बनाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा खेल कंट्रोल और कस्टमर रिलेशनशिप का है। गाइड में इस पर भी जोर दिया गया है कि छोटे शहरों से भी ऑनलाइन खरीदार बढ़ रहे हैं और लोग अब सीधे ब्रांड्स पर भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन ये भरोसा बनता कैसे? मतलब सिर्फ एक अच्छी वेबसाइट बना लेना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। गाइड में साफ लिखा है कि भरोसा इस बिजनेस की नींव है और ये 3 चीजों से बनता है। ओके, वो क्या है? पर हो। और तीसरा, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपकी कस्टमर सर्विस उसे सुलझाने के लिए तैयार हो। भरोसा तब टूटता है जब ग्राहक को लगता है कि उसे धोखा मिला है, और बनता तब है जब उसे लगता है कि ब्रांड उसकी परवाह करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक फाउंडर इस D2C के आइडिया से सहमत है। उसे लगता है कि उसके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और वो अपना ब्रांड बनाना चाहता है। अब अगला कदम क्या होगा? ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, जमीन पर उतारने के लिए करना क्या होगा? मतलब जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। गाइड ने इसे बहुत अच्छे से 2 हिस्सों में बांटा है ताकि कोई भी अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से फैसला ले सके। इसे हम बिजनेस के 2 स्टेज की तरह देख सकते हैं। पहला है बेसिक स्टार्टअप सेटअप। बेसिक सेटअप मतलब एकदम शुरुआत करने के लिए? हाँ, इसे आप पानी में पैर डालकर देखने जैसा समझ सकती हैं। ये उन फाउंडर्स के लिए है जो पहले मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP के साथ। ठीक है। इसमें मुख्य तौर पर 3 खर्चे शामिल हैं। पहला, डोमेन और होस्टिंग, जो आपकी ऑनलाइन दुकान का पता और जगह है। राइट। दूसरा, एक ई-कॉमर्स स्क्रिप्ट या थीम जो आपकी दुकान का पूरा ढांचा मतलब शेल्फ, काउंटर, बिलिंग सिस्टम वगैरह तैयार करती है। और तीसरा, पेमेंट गेटवे, जो ग्राहकों से सुरक्षित तरीके से पैसे लेने का सिस्टम है। और इसका अंदाजन खर्च कितना बताया गया है? गाइड के मुताबिक इस बेसिक सेटअप का बजट करीब 30,000 से 80,000 के बीच हो सकता है। 30,000 से 80,000? हाँ, और ये एक बहुत समझदारी भरा कदम है क्योंकि आप कम पैसे में अपना आइडिया लॉन्च करके देख सकते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है, क्या वाकई आपके प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। सही बात है, ज्यादा पैसा जोखिम में डाले बिना आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन, जो लोग श्योर हैं कि उनका प्रोडक्ट चलेगा और वो शुरुआत से ही तेजी से बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ग्रोथ रेडी सेटअप। ये उन फाउंडर्स के लिए है जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक पूरा ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम बनाना चाहते हैं। ओके, इसमें क्या क्या आता है?
इसमें बेसिक सेटअप की चीजों के अलावा एक कस्टम डिजाइन वेबसाइट, मार्केटिंग और सेल्स को ऑटोमेट करने वाले टूल्स, शुरुआती मार्केटिंग का बजट और कानूनी सलाह भी शामिल है। अच्छा, तो इसका बजट भी ज्यादा होगा? हाँ, इसका अनुमानित बजट 1,30,000 रुपए से 2,80,000 रुपए तक जा सकता है। ये तो एक बड़ा जंप है, लेकिन इससे शायद बिजनेस को एक ज्यादा प्रोफेशनल शुरुआत मिलती होगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ गाइड एक बहुत जरूरी बात कहती है, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। असली लागत इस पर निर्भर करती है कि फाउंडर अपनी प्लानिंग को कैसे लागू करता है। अच्छा, हो सकता है आप मार्केटिंग पे कम खर्च करें और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दें, या फिर शुरुआत में कानूनी सलाह किसी दोस्त से ले लें। ये एक नंबर 1 शुरुआती खाका देते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, तो दुकान का ढांचा खड़ा हो गया, पैसे का अंदाजा लग गया। अब दुकान खोलने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई भी तो करनी पड़ती होगी। कानूनी तौर पे क्या-क्या जरूरी है? हाँ, और ये एक ऐसा एरिया है जिसे कई नए फाउंडर्स नजरअंदाज कर देते ये हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गाइड के मुताबिक सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा, चाहे वो एक प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, एक कानूनी पहचान के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद आपकी वेबसाइट पर 3 पेज होना अनिवार्य है। प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब आप ग्राहक के डेटा का क्या करेंगे, नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस, और रिटर्न रिफंड पॉलिसी। ये पेज तो अक्सर लोग बिना पढ़े ही अग्री कर देते हैं। इनकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी खाना पूर्ति नहीं है, ये भरोसा बनाने के टूल हैं। जब एक ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आता है तो ये पॉलिसीज उसे बताती हैं कि आप एक गंभीर और पारदर्शी बिजनेस हैं। सही बात। अगर कोई समस्या होती है तो नियम क्या होंगे, ये पहले से साफ होता है। इसके अलावा गाइड झूठे ऑफर्स और नकली डिस्काउंट देने के कानूनी जोखिमों के बारे में भी चेतावनी देती है। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। 50% ऑफ का बोर्ड लगाकर पुरानी कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना आपको मुसीबत में डाल सकता है और ब्रांड की इमेज को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब एक और पहलू की बात करते हैं। गाइड में वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर काफी जोर दिया गया है। इसके फायदे तो साफ हैं, ऑफिस का किराया बचता है, आने जाने का समय बचता है। लेकिन क्या घर से काम करने पर एक प्रोफेशनल ब्रांड इमेज बनाए रखना मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप कैजुअल हो जाएं। नहीं। असल में आपको और भी ज्यादा पेशेवर होना पड़ता है। आपका घर आपका ऑफिस हो सकता है, लेकिन ग्राहक के लिए आप एक ब्रांड है। जब वो आपको कॉल करता है या ईमेल करता है तो उसे एक प्रोफेशनल अनुभव मिलना चाहिए, हर टच पॉइंट पर। हाँ, डिलीवरी की पैकिंग, कम्युनिकेशन का तरीका, हर चीज में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, ताकि ग्राहक को कभी ये महसूस ना हो कि वो किसी शौकिया बिजनेस से डील कर रहा है। मतलब लोकेशन से ज्यादा मायने रखता है आपका प्रोसेस और ग्राहक के प्रति आपका रवैया। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे शायद हर फाउंडर को डर लगता है, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती। आम जोखिम क्या है और गाइड उनसे बचने के लिए क्या सलाह देती है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रिया नाम की एक फाउंडर है जो घर पर ऑर्गेनिक जैम बनाती है और उसने अपना D2C स्टोर शुरू किया है। ठीक है, रिया का जैम बिजनेस। हाँ, तो गाइड के मुताबिक रिया के सामने 3 बड़े जोखिम आ सकते हैं। ओके, तो क्या है वो 3 जोखिम? पहला और सबसे आम, जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखना। अच्छा। रिया को लगा कि उसका स्ट्रॉबेरी जैम बहुत बिकेगा, तो उसने 200 जार बना लिए, लेकिन बिके सिर्फ 50। अब उसके बाकी 150 जार में पैसे और मेहनत दोनों फंस गए। तो इसका क्या उपाय है? सलाह है, कम से शुरू करो। पहले 20-20 जार हर फ्लेवर के बनाओ और देखो कि ग्राहक सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं। इसे लीन इन्वेंट्री कहते हैं। ये तो समझ में आता है। दूसरा जोखिम क्या हो सकता है? दूसरा है विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च और कम बिक्री। उफ, ये तो नई स्टार्टअप्स के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। रिया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड चलाने के लिए 20,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ऑर्डर आए सिर्फ 15। तो गाइड क्या कहती है इसके बारे में? गाइड कहती है, अंदाजे पर पैसा मत लगाओ, डेटा का इस्तेमाल करो। पहले छोटे छोटे ऐड चलाकर देखो कि कौन सी तस्वीर, कौन सा मैसेज काम कर रहा है, कौन से शहर से लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। फिर अपना बजट उस पर लगाओ जो काम कर रहा हो। सही टारगेटिंग मतलब। और तीसरा, मुझे लगता है ये डिलीवरी से जुड़ा होगा। आपने सही पकड़ा। तीसरा जोखिम है डिलीवरी में गड़बड़। हाँ। रिया ने दिल्ली से मुंबई एक जैम का जार भेजा, लेकिन वो रास्ते में टूट गया। ग्राहक नाराज हो गया और उसने नेगेटिव रिव्यू लिख दिया। और एक खराब रिव्यू आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकता है।
बिल्कुल। इसका समाधान है एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुने, भले ही वो थोड़ा महंगा हो, और सबसे ज़रूरी एक मजबूत कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाए। अगर जार टूट गया है तो तुरंत माफ़ी मांगे और बिना किसी सवाल के दूसरा भेज दें। एक अच्छी ग्राहक सेवा एक नाराज ग्राहक को भी आपका सबसे वफादार ग्राहक बना सकती है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। इन सब बातों को सुनकर एक तस्वीर साफ हो रही है। ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। गाइड का सार यही है। ये कोई शॉर्टकट या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह एक भरोसे पर आधारित बिजनेस है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और हर चीज को एक सिस्टम की तरह देखने की जरूरत है। आपको अपनी इन्वेंट्री, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस सब कुछ मैनेज करना होगा। यह एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो फिर ये किस तरह के फाउंडर के लिए है? किसके लिए बनाया ये मॉडल? ये उस फाउंडर के लिए है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक विरासत बनाना चाहता है, जो पैसे से ज्यादा अपने ग्राहकों के भरोसे को अहमियत देता है, जो जानता है कि एक मजबूत ब्रांड बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन अगर उसे सही तरीके से बनाया जाए तो वो पीढ़ियों तक चल सकता है। यह एक जिम्मेदार बिजनेस बनाने का रास्ता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके ग्राहकों को भी वैल्यू दे। बहुत खूब। आज हमने इस सिंगल वेंडर ई-कॉमर्स या D2C मॉडल को एक फाउंडर की पूरी यात्रा के तौर पर देखा। एक आइडिया से लेकर दुकान बनाने की लागत, कानूनी जरूरतों और उन जोखमों तक जिनका सामना करना पड़ता है, और आखिर में इसके लिए जरूरी मानसिकता को भी समझा। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है।